हेलो मित्रों, कैसे हैं आप सब। आप सभी ने मेसोपोटामिया सभ्यता का पार्ट 1 वीडियो देख रखा होगा। हमने इससे पूर्व के वीडियो में चर्चा की थी शहरी जीवन और लेखन कला का विकास कैसे हुआ। उसके दूसरे चरण में आज हम आपसे बात करेंगे मेसोपोटामिया की सभ्यता में लिपि की क्या विशेषता थी, शहरी जीवन कैसा था, वहाँ का सामाजिक और धार्मिक जीवन क्या था और मेसोपोटामिया की उपलब्धियां क्या थी। एक बार हम मेसोपोटामिया सभ्यता के विस्तार के मानचित्र पर नजर डाल लें, जिससे चीजें फिर से रिफ्रेश हो जाएं। भारत से पश्चिम की ओर जो आज का इराक है, दजला और फरात नदी घाटी क्षेत्र में इस सभ्यता का विकास हुआ। मेसोपोटामिया सभ्यता का विकास, ये जो सुमेर क्षेत्र है, ये देख रहे हैं आप, जो दक्षिणी क्षेत्र है दजला फरात बेसिन का, यहां पर सभ्यता विकसित हुई। मेसोपोटामिया सभ्यता के दो राजनीतिक भाग थे। दक्षिण की ओर ये बेबीलोन का इलाका, बेबीलोनिया, उत्तर की ओर, उत्तर पूर्व की ओर असीरिया। जो दक्षिण पूर्व का इलाका है, इसमें दो प्रधान राजनीतिक केंद्र थे, सुमेर और अक्कद। उत्तर में असीरिया, जिसकी राजधानी थी निप्पुर। कुछ प्रमुख नगर कौन कौन थे मेसोपोटामिया सभ्यता में? ऊपर की ओर, उत्तर की ओर नदी आप देख रहे हैं दजला, जिसको टिग्रिस कहते हैं इंग्लिश में। दक्षिण पश्चिम की ओर फरात नदी जो बहकर के आ रही है, दोनों नदियां मिलकर के फारस की खाड़ी में गिरती हैं, फरात या यूफ्रेटिस नदी। इन दोनों नदियों के किनारों पर शहरों का विकास हुआ और ये जो बेसिन क्षेत्र है, दोआब क्षेत्र है, इस दोआब सभ्यता में सभ्यता फली फूली। प्रमुख नगर उरुक, इस सभ्यता का दूसरा मुख्य सबसे बड़ा नगर उरुक, एरेंडु, एरेज, लगास, अक्कद, निप्पुर और असीरिया का यह नगर असुर। फरात नदी के किनारे पर यहां स्थित था मारी, जो प्रमुख व्यापारिक नगर था। उर के पास उरुक, ये बहुत ही विस्तृत नगर था। ये हो गए प्रमुख नगर। अब आइए हम अपनी बात चालू करते हैं। चीजें रिफ्रेश हो चुकी हैं, आपने स्थिति विस्तार को देख लिया है। इस सभ्यता के बारे में जो हमको जानकारी प्राप्त हुई, यहाँ की मिट्टी की पट्टियों से हुई। तो उन मिट्टी की पट्टियों को कैसे पढ़ा गया और उस लिपि की विशेषता क्या थी। सबसे पहले हम लिपि की विशेषता पर चर्चा करते हैं। यहाँ की जो लिपि थी वो कीलाकार लिपि है या क्यूनिफॉर्म लिपि थी। मैंने पूर्व के वीडियो में बताया था कि ये सरकंडे की तेज नोक वाली कलम से गीली मिट्टी की पट्टियों पर लिखी जाती थी और इन गीली मिट्टी की पट्टियों को सुखा करके सुरक्षित रखा जाता था। जो कुछ लिखना होता था एक बार में लिख लिया जाता था। शुरू में ये चिन्ह लिपि थी, चिन्हों का प्रयोग किया गया। फिर कुछ संकेत विकसित किए गए, चित्रों का भी प्रयोग किया गया। लगभग 350 ऐसे संकेत प्राप्त होते हैं अलग अलग चीजों को लिखने के लिए। तो इसलिए लिखना इतना आसान नहीं था। कई चीजों को लिखने के लिए विभिन्न प्रकार के संकेत और चिन्हों का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे इस कीलाकार लिपि, जिसको सुमेरियन लिपि कहा गया, सुमेरियन, यहाँ की भाषा जो है वो सुमेरियन भाषा इसको कहा गया, सुमेरियन लिपि। जो 350 चिन्ह थे वो धीरे धीरे जब उनमें विकास हुआ तो वर्णमाला, जिसमें स्वर और व्यंजन दोनों थे, ऐसे 41 स्वर और व्यंजनों का विकास हुआ। तो लिपि की जो विकास यात्रा चिन्हों से चालू हुई थी, चित्रों से चालू हुई थी, वो संकेत तक पहुंची। 350 संकेत बने। फिर आगे चल करके उसका निर्धारण
वर्णमाला के रूप में हुआ और ऐसे स्वर व्यंजन मिलाकर के 41 अक्षर का प्रयोग लेखन में किया गया। कीलाकार लिपि ध्यान रखना, या क्यूनिफॉर्म लिपि इसको इंग्लिश में कहते हैं। यहां की भाषा, प्रारंभिक भाषा सुमेरियन भाषा या सुमेरियन लिपि। ओके, अब इस लिपि को कैसे पढ़ा गया, कैसे मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में इतनी जानकारी हमको प्राप्त हुई। यहां एक अभिलेख प्राप्त हुआ, उस अभिलेख का नाम है बेहिस्तून अभिलेख। यह एक पहाड़ी पर लिखा हुआ अभिलेख था। इस अभिलेख को पढ़ना बहुत मुश्किल कार्य था, क्योंकि 100 मीटर ऊंची पहाड़ी थी और इस पहाड़ी पर जा करके उसके फोटो प्रिंट तैयार करना, फिर उन अक्षरों को मिला करके पढ़ना, ये चुनौती भरा काम था। लेकिन एक ब्रिटिश कर्मचारी जिसका नाम था हेनरी रॉलिंसन ने अथक परिश्रम किया। वो 100 मीटर की पहाड़ी पर रोज जाते थे, चढ़ते थे, उसकी छायाप्रति तैयार करते थे और लगभग 12 वर्षों तक वो इस अपने प्रयास में जुटे रहे और अंततः उन्होंने सफलता प्राप्त की। तो इसकी लिपि को पढ़ने वाले हेनरी रॉलिंसन थे, जिन्होंने बेहिस्तून अभिलेख को पढ़ा और इसके बाद मेसोपोटामिया के रहस्य परत दर परत खुलते चले गए। जो मिट्टी की पट्टियां मिली थी उन सबको पढ़ा गया। जब चिन्हों का ज्ञान हो गया, स्वर और व्यंजन का ज्ञान हो गया, तो मेसोपोटामिया से प्राप्त जो पांडुलिपियां थी, जो कि मिट्टी के टेबलेट के रूप में थी, वो सभी पढ़ी गई। तो जब मिट्टी की पट्टियों को पढ़ा गया तो उसमें व्यापार संबंधी समझौते, लेन देन, संविदा पत्र थे, कुछ राजाज्ञाएं थी, कुछ राजाओं की उपलब्धियों के बारे में, जो राजा की उपलब्धियां, ऐसी मिट्टी के टेबलेट्स में इन चीजों का अंकन किया गया था। व्यापारियों के बीच होने वाले लेन देन, संविदा पत्र, राजाज्ञाएं, राजा की उपलब्धियां और कानून संबंधी कानून, इनको मिट्टी की पट्टियों पर लिखा गया था। इस तरह से अब मिट्टी की पट्टियों को जब पढ़ लिया गया तो सारा रहस्य बेपर्दा हो गया और हम मेसोपोटामिया सभ्यता के बारे में भली भांत जान सके। ये बात हो गई लिपि की। अब मिट्टी की पट्टियों से जो रहस्य हमको पता लगे, जो पुरातात्विक खुदाई हुई, चाहे वो उर है या उरुक है, इन दोनों नगरों का विशेष रूप से उत्खनन किया गया और जो तस्वीर वहां मिली नगरों की खुदाई के बाद, उससे यहाँ के शहरी जीवन के बारे में बहुत विस्तार से जानकारी प्राप्त होती है। आइए हम देखते हैं कि यहाँ का शहरी जीवन कैसा था। यहाँ के लोगों की जो आर्थिक क्रियाएं थी, एक तो कृषि और दूसरा व्यापार। चूंकि व्यापार करते थे, इसलिए धीरे धीरे इन नदियों के किनारों पर छोटे छोटे कस्बों और शहरों का विकास हुआ। व्यापार स्थल मार्ग के द्वारा, जल मार्ग के द्वारा, दोनों मार्गों से होता था। मुख्य रूप से जल मार्ग द्वारा होता था, इसलिए नदियों के किनारों पर ऐसे शहरों का विकास हुआ और जो शहर बने, इन शहरों का शासन, प्रत्येक शहर का शासन स्वतंत्र रूप से अलग अलग राज्य के रूप में होता था। ओके, हर शहर का शासन का संचालन नगर की समितियां मिलकर के करती थी, राजा करता था। हर शहर का अपना एक अलग देवता होता था, एक अलग देवालय होता था, जिनको जिगुरत कहते थे। शहर में जो मकान थे, मकानों का निर्माण सुनियोजित नहीं थे। मकान जो उत्खनन से प्राप्त हुई है चीजें, उनसे लगता है कि मकान सुनियोजित नहीं थे। मकानों को देख करके लगता है कि शहर 3 क्षेत्रों में बटे थे।
शहरों का विभाजन 3 क्षेत्रों में था। एक पवित्र क्षेत्र। पवित्र क्षेत्र वो क्षेत्र था जहां ऊंची पहाड़ी पर मंदिर का निर्माण किया जाता था, जहां देवालय होता था, जहां देवता का आवास होता था, ये पवित्र क्षेत्र। दूसरा वो क्षेत्र जो सुरक्षा दीवार से घिरा होता था, जहां व्यापारी, हस्तशिल्पी, प्रशासनिक कर्मचारी ये लोग रहते थे, जो धनाढ्य वर्ग का आवास क्षेत्र था, जो सुरक्षा के लिए चहरदीवारी से घिरा होता था। ये दूसरा क्षेत्र था। तीसरा वो क्षेत्र जो सामान्य आवास क्षेत्र था, शहर का बाहरी क्षेत्र, जहां जन सामान्य के लोग रहते थे, इसे सुरक्षा दीवार से घेरा नहीं गया था। तो ये शहर 3 भागों में विभाजित थे। शहर में मकानों का निर्माण ईंट पत्थरों से किया गया था, छतों का निर्माण लकड़ी घास फूस से किया गया था, सड़कें चौड़ी नहीं थी और नियोजित शहरी संरचना का रूप नहीं मिलता है। ओके, यह हो गया शहरी जीवन। आइए यहाँ के समाज के बारे में हम पढ़ते हैं कि यहाँ का समाज कैसा था और उसकी धार्मिक आस्था क्या थी। समाज का विभाजन भी 3 भागों में किया गया था। समाज 3 स्तरीय था। समाज में 3 स्तर थे। पहला वो स्तर जो राजा या प्रशासन से जुड़े हुए लोग थे, प्रशासन से संबंधित लोग, सैनिक योद्धा। दूसरे व्यापारी, बड़े बड़े जमींदार, हस्तशिल्पी। तीसरा किसान और दास। किसान जो जमींदारों की जमीन पर खेती करते थे और दास जो युद्धबंदी होते थे प्रायः। इस प्रकार से समाज 3 वर्गों में विभक्त था, जिसमें से ऊपर के 2 वर्ग, ये 2 मुख्य रूप से समाज के ऐसे वर्ग थे जो सुविधा प्राप्त वर्ग थे। इनके पास संपन्नता थी, समृद्धि थी और इन्हें विभिन्न प्रकार की रियायतें प्राप्त थी। जबकि किसान और दास, इनको परिश्रम ज़्यादा करना पड़ता था, खेती करते थे और खेती से होने वाला उत्पादन का बहुत बड़ा हिस्सा इनको कर के रूप में देना पड़ता था। तो किसान और दास दोनों की स्थिति उतनी अच्छी नहीं थी। उनका जीवन केवल संतोषजनक तरीके से रहते थे। परिश्रम जन्य सारा काम इस वर्ग को करना होता था। समाज में जो परंपराएं थी, समाज रूढ़िवादी था। समाज में पितृसत्तात्मक परिवार होते थे, पिता परिवार का मुखिया होता था और यहाँ के समाज में पिता को कुछ असीमित अधिकार थे। पिता अपने बच्चों को बेच भी सकता था, गिरवी भी रख सकता था और मृत्युदंड भी दे सकता था। इस प्रकार की स्थिति। प्रायः परिवार एकल परिवार होते थे, लेकिन शादी के बाद भी पुत्र अपने माता पिता को साथ रखते थे। मैंने इससे पहले आपको बताया है कि यहाँ की सामाजिक संरचना में कैसे शादी विवाह होते थे, वो चीज़ें उसको दोबारा बताने की आवश्यकता नहीं है, हम समझते हैं। तो समाज में एक पारंपरिक जो ढांचा था समाज का, वो चला आ रहा था। समाज में जो आस्था और स्थिति थी वो धर्म के प्रति बड़ी प्रगाढ़ थी। धार्मिक जीवन यहाँ का कैसा था? धर्म के प्रति लोगों में आस्था थी। विभिन्न देवी देवताओं की, बहुदेववाद, यहाँ के लोग विभिन्न देवी देवताओं की आराधना करते थे। प्रत्येक नगर का अपना एक देवता होता था और नगर के बाहर पवित्र क्षेत्र में ऊंची पहाड़ी पर, अगर पहाड़ी ना हो तो कृत्रिम पहाड़ी का निर्माण करके उस पर ईंट पत्थरों से देवालय का निर्माण करते थे। देवालय की संरचना घर से मिलती जुलती होती थी। मंदिर सार्वजनिक क्रियाओं के केंद्र होते थे। केवल उसकी संरचना और आवासीय संरचना में अंतर इतना था कि उसकी दीवार, मंदिर की दीवार, कुछ भाग अंदर की ओर होता था, कुछ भाग उभरा होता था। शेष मंदिर का निर्माण ऊंचे स्थान पर किया जाता था, जिससे दूर से ही
स्थान का पता लग सके कि वो जिगुरत या देवता का आवास क्षेत्र है। अब किन किन देवताओं की उपासना करते थे? नन्नार, नन्नार उर या चंद्रमा का रूप था। उर नगर का प्रधान देवता भी नन्नार था। नन्नार चंद्रमा का रूप है। चंद्रमा की उपासना नन्नार के रूप में करते थे और ये उर नगर का प्रधान देवता था। इसी तरह एनलिल, ये वायु, वर्षा या इसको पृथ्वी देवता के रूप में यहां के लोग इसकी आराधना करते थे। या इसको जल देवता के रूप में पूजते थे। अनु आकाश देवता, और इन देवताओं की उपासना मूर्ति पूजा के रूप में होती थी। अनु की आकाश के रूप में। प्लेग की बीमारी भी यहां फैलती थी, इसके भी प्रमाण हैं। प्लेग की बीमारी भी यहां फैलती थी और प्लेग से बचाव के लिए ये नेरेगल, ये प्लेग से बचाव हेतु इस देवता की आराधना करते थे। सूर्य की उपासना शम्स के रूप में करते थे। सूर्य की उपासना ये शम्स के रूप में करते थे। इसी प्रकार प्रकृति देवी की उपासना स्तर, ये प्रकृति की देवी थी। प्रकृति देवी की उपासना स्तर के रूप में करते थे। इन्नावा, ये प्रेम और सौंदर्य की देवी थी। तो इस प्रकार विभिन्न देवताओं की उपासना करते थे। आपने देखा इन्नार, एनलिल, या और अनु। एक चीज ध्यान रखना, एनलिल, या और अनु इनकी त्रिमूर्ति के रूप में आराधना होती थी। जैसे भारत में ब्रह्मा, विष्णु और महेश की उपासना होती है, इसी प्रकार एनलिल जो वायु या वर्षा का देवता था, या जो जल देवता था, अनु जो आकाश देवता था, इसकी उपासना त्रिमूर्ति के रूप में करते थे। मूर्ति के रूप में आराधना करते थे। मंदिरों में जो श्रद्धालु थे वो अपने देवता को बहुत सी सामग्री लेकर के, पूजा की सामग्री ले जाकर के चढ़ावे के रूप में वहां चढ़ावा भी चढ़ाते थे। राजा लोग किसी विजय अभियान पर जाने से पूर्व मंदिर में जाते थे, विजय अभियान से लौटने के बाद मंदिर में जाते थे, और लूट में प्राप्त माल का एक हिस्सा भी मंदिर को दिया जाता था। समाज में पुरोहित वर्ग का बड़ा सम्मान था। राजा राज्य का संचालन करता था, लेकिन राज्य का संचालन वो देवता के नाम से करता था, देवता के प्रतिनिधि के रूप में करता था। तो इस बात से आप समझ सकते हैं कि इन देवताओं के प्रति यहाँ के लोगों में कितनी ज़्यादा आस्था थी, भक्ति बहुत प्रगाढ़ थी। और ऐसे मंदिरों का निर्माण राजाओं द्वारा, बड़े बड़े व्यापारियों द्वारा दिए गए ध्यान से होता था और उनको बहुत भव्य बनाया जाता था। उल्लेख मिलता है गिलगिविस महाकाव्य में, उल्लेख मिलता है। इसी तरह एनमरकर ने अपने नगर में, उसने जब मंदिर का निर्माण कराया तो मंदिर के निर्माण के लिए कीमती पत्थर लाने के लिए उसने दूत को अपने अरट्टा भेजा, और दूर दूर से ऐसे कीमती पत्थर ला करके सुंदर मंदिर का निर्माण कराया गया। बहुत से लोगों को कार्य में लगाया गया। ऐसा भी एक अभिलेख मिला है कि करीब 1500 मजदूरों ने मिलकर के 10 घंटे काम करके 5 वर्ष में एक विशाल मंदिर का निर्माण किया। तो राजाओं और जनसहयोग से ऐसे कार्य होते थे। तो ये थी वहाँ की धार्मिक स्थिति। अब मेसोपोटामिया सभ्यता की उपलब्धियां क्या थी, यहाँ के लोगों ने किन क्षेत्रों में उपलब्धियां अर्जित की थी, उसको देख लेते हैं। विज्ञान के क्षेत्र में, औषधि या चिकित्सा के क्षेत्र में, गणितीय क्षेत्र में,
खगोलीय क्षेत्र में, कई क्षेत्रों में मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने विशिष्ट उपलब्धियां अर्जित की। विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने इस बात का पता लगा लिया था कि किस प्रकार जो समय की जो गणना है कैसे की जाए। इसके लिए इन्होंने जल घड़ी का आविष्कार कर लिया। जल घड़ी का आविष्कार, चाक का ज्ञान, चाक का ज्ञान, जल घड़ी का ज्ञान, हवा के द्वारा हवा की गति के अनुसार नौ संचालन, नावों का संचालन हवा की गति के अनुसार करते थे। जो आंतरिक और दूसरी सभ्यता मेसोपोटामिया के साथ व्यापार होता था, हवाओं की गति के अनुसार पाल वाले नावों से ये लोग व्यापार करते थे। तो हवा की गति का ज्ञान इनको हो गया था, चाक का ज्ञान हो गया था, जल घड़ी का ज्ञान हो चुका था। ये इनकी विज्ञान के क्षेत्र में उपलब्ध थी। इसी तरह चिकित्सा के ज्ञान में इन्होंने 500 प्रकार की औषधियों का ज्ञान अर्जित कर लिया था। उसके बारे में लिखित प्रमाण यहां की मिट्टी की पट्टियों पर प्राप्त होता है। औषधीय ज्ञान इनके पास था। गणित के क्षेत्र में वर्गमूल, घनमूल, जोड़, घटाना, भाग देना, चक्रवृद्धि ब्याज निकालना, इस सब का ज्ञान इनके पास था। क्योंकि ऐसी बहुत सी मिट्टी की टेबलेट्स मिली हैं जिस पर अकाउंट संबंधी लेन देन और इस प्रकार की जो गणितीय जानकारी है उसका उल्लेख प्राप्त होता है। खगोल के क्षेत्र में, नक्षत्र विज्ञान के क्षेत्र में इन्होंने 5 ऐसे नक्षत्रों का नाम, 5 नक्षत्रों का नामकरण किया था इन्होंने। इन्हें दिन रात की अवधि का ज्ञान था। दिन रात की अवधि 24 घंटे में दिन रात होती है, इसका ज्ञान था इन्हें। और वर्ष में 12 महीने, प्रत्येक माह 30 दिन का, इसका विभाजन इन्होंने कर लिया था। चंद्रमा की गति के आधार पर चंद्र पंचांग इन्होंने बनाया, जो वर्ष में 360 दिन, और इन 360 दिन को इन्होंने 12 महीनों में विभाजित किया था, 30-30 दिन के। 12 राशियों का ज्ञान, 12 राशि का ज्ञान, जो जोडिएक साइन है इनका ज्ञान इनको था। ज्वार भाटा, चंद्र ग्रहण, सूर्य ग्रहण, इसका भी ज्ञान था इनको। इन्होंने पहले चंद्र पंचांग बनाया, बाद में इनको सूर्य पंचांग का भी ज्ञान हो गया। किंतु भारत की तरह इन्होंने चंद्र पंचांग को ही फॉलो किया, और चंद्र पंचांग और सूर्य पंचांग में जो 11 दिन का अंतर आता है, इसको ये 3 वर्ष के बाद एक अतिरिक्त माह के रूप में उसको बराबर करते थे। क्योंकि पृथ्वी 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकंड में एक चक्र पूरा करती है, और इनका वर्ष 360 दिन का होता था। तो जो अंतर आता था उसको ये 3 वर्ष के बाद एक अतिरिक्त माह के रूप में सुव्यवस्थित कर लेते थे, और इस प्रकार इनका कैलेंडर चलता रहा। तो ये इनकी खगोलीय क्षेत्र में उपलब्धियां थी। मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों ने, चूंकि यहां युद्ध होते रहते थे और एक नगर दूसरे नगर के विरुद्ध या किसानों और पशुपालकों के बीच, तो ऐसे जो युद्ध होते थे, इन युद्धों में सैनिक अपने बचाव के लिए तांबे का कवच पहनते थे और सिर के ऊपर लोहे का हेलमेट पहनते थे। तो धातुओं को ढालने का ज्ञान
भी इनके पास था। मुख्य रूप से ज्यादातर इन्होंने तांबे और कांसे का प्रयोग किया। तांबा के साथ टिन को मिलाते थे, उससे कांसा बनता था। तांबे और कांसे का प्रयोग किया। यहां जो मेसोपोटामिया का जो दूसरा क्षेत्र है, राजनीतिक क्षेत्र, जो हमने बताया था कि उत्तर पूर्व की ओर असीरिया, मैं आपकी जानकारी में देना चाहूंगा कि असीरिया संसार का पहला ऐसा राजनीतिक क्षेत्र था जहां महिलाओं को भी प्रशासन में सर्विस दी गई थी। उस समय आज से लगभग 5000 वर्ष पहले महिलाओं को भी असीरिया में सर्विस दी गई थी। और जलघड़ी का ज्ञान इनको था, समय का ज्ञान। समय की जो छोटी से छोटी यूनिट जिसका आज हम प्रयोग करते हैं, 1 घंटा, दिन रात केवल 24 घंटे, 1 घंटा 60 मिनट का, 1 मिनट 60 सेकंड का, ये जो 60-60 की गणना है, ये मेसोपोटामिया सभ्यता के लोगों की देन है। इसलिए यहां की गणना की पद्धति को षट दशमलिक प्रणाली, षट दशमलिक प्रणाली कहते हैं। ये 60-60 की गणना करते थे। ये इनकी गणितीय संबंधी जानकारी थी। तो आपने देखा कि विज्ञान के क्षेत्र में, औषध के क्षेत्र में, खगोल के क्षेत्र में इन्होंने एक अच्छी उपलब्धियां अर्जित कर रखी थी। ये सभ्यता जो दजला फरात घाटी क्षेत्र में विकसित हुई, अपने इस विकास के लिए तो जानी ही गई, साथ साथ समाज को सुव्यवस्थित करने के लिए, समाज को कैसे अच्छे से संचालित किया जाए, इसके लिए भी इसका योगदान कम नहीं है। मेसोपोटामिया सभ्यता के उत्तरवर्ती समय में कानून व्यवस्था भी स्थापित करने के लिए यहां के शासक द्वारा कानून की संहिता बनाई गई, मतलब कानून को लिखित कराया गया। हम्मुराबी, बेबीलोन, ये जो बेबीलोनिया क्षेत्र है, बेबीलोनिया क्षेत्र का शासक हुआ हम्मुराबी। इसने कानून को लिखित कराया और वो लिखित कानून की संहिता प्राप्त होती है। यहां के समाज के अनुसार कानून में 4 विभाजन देखने को मिलते हैं। पहला, यहां का जो कानून था वो प्रतिशोध पर आधारित था। दूसरा, जिसके प्रति अपराध किया जाए उसे दंड देने का अधिकार। जो वादी होता था, अपराधी के लिए दंड वो डिसाइड करता था। तीसरा, जो न्याय होता था, न्याय में समानता नहीं थी। न्याय में समानता नहीं होती थी। और चौथा चीज, जो राजा होता था, उसका काम, राजा का काम होता था दंड की व्यवस्था करना, दंड देने की व्यवस्था करना। प्रतिशोध, टिट फॉर टैट, अगर अपराधी ने अपराध किया है तो उसको दंड मिलना चाहिए। जिसके प्रति अपराध किया हो, जिसके परिवार की क्षति हुई हो, उसका परिवार दोषी को दंडित करता था। न्याय व्यवस्था, समाज में 3 वर्ग थे। अगर जो उच्च वर्ग का व्यक्ति निम्न वर्ग के व्यक्ति के साथ अपराध करता था तो उसे दंड कम मिलता था, लेकिन किसान या दास वर्ग का व्यक्ति अगर प्रशासनिक वर्ग के साथ या व्यापारी वर्ग के साथ अपराध करता था तो उसे दंड अधिक मिलता था। राजा न्याय की व्यवस्था करता था और बिना इस विचार से कि न्याय किन परिस्थितियों में किया गया था, अपराध किस परिस्थिति में किया गया था, अपराध के ऊपर
विचार नहीं किया जाता था कि क्या परिस्थितियां थी, क्या हालात थी जिसकी वजह से ऐसा अपराध हुआ। तो परिस्थिति जन्य अपराध पर बिल्कुल भी ध्यान नहीं किया जाता था। तो इन तरह से न्याय को जो है लागू किया गया था। हम्मुराबी की उपलब्धि यह है कि सबसे पहली बार उसने कानून को लिखित कराया। इसी तरह जो यहाँ के शासक हुए एनमर्कर या गिलगेमिस, इन राजाओं ने मिट्टी की पट्टियों पर अपनी उपलब्धियों को अर्जित कराया, जिससे कि आने वाले समय में लोग उनके बारे में जान सकें। गिलगेमिस उरुक का राजा था जो एनमर्कर के बाद बना था। इसने 12 मिट्टी की पट्टियों पर एक महाकाव्य लिखाया, जिसे 12 पट्टी के नाम से जानते हैं। और इस 12 पट्टियों के ऊपर गिलगेमिस की उपलब्धियों के बारे में चर्चा है। इसी प्रकार की मिट्टी की पट्टी पर हमको उस जलप्लावन की घटना का ज्ञान प्राप्त होता है। जलप्लावन की घटना को बताने वाली मिट्टी की पट्टी कहां से प्राप्त हुई है? ध्यान रखिएगा, यह क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट पूछा जाता है। निप्पुर से। निप्पुर से वो मिट्टी की पट्टी प्राप्त होती है जिसमें ईसा से 4000 वर्ष पूर्व जलप्लावन की घटना का उल्लेख मिलता है। इसी तरह एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि नोआ कौन था, जो मैं आपसे पहले चर्चा कर चुका हूं। नोआ को परमेश्वर ने पृथ्वी पर जीवों को बचाने के लिए भेजा था और उसने एक ऐसे जहाज का निर्माण किया था जो 200 फीट लंबा, 200 फीट चौड़ा, 9 मंजिल ऊंचा था और उसमें उसने विभिन्न जोड़ों को सुरक्षित कर लिया। और 6 दिन 6 रात तक चलने वाली जो महाप्रलय थी उसमें उसने सबको बचाना जो है संभव किया और फिर से सृष्टि का विकास हुआ। तो ये सब सारी जो जानकारी है इस तरह की मिट्टी की पट्टियों से प्राप्त हुई और इसलिए इस सभ्यता के बारे में हमारी जो जानकारी है अन्य समकालीन सभ्यताओं से बेहतर है। तो मेसोपोटामिया सभ्यता के जो भी महत्वपूर्ण फीचर्स थे हमने आपके साथ डिस्कस किया। आपको वीडियो कैसा लगा जरूर अपनी प्रतिक्रिया देंगे। अपने मित्रों को भी वीडियो को शेयर करेंगे और सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलें। धन्यवाद।